हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक वैष्णव आयरन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? चलो आज कुछ बातें करते हैं आपसे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट्स हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि कोटा के अंदर हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है आयरन क्लासेज के नाम से, जिसकी 3 ब्रांचेज है, महावीर नगर, श्रीनाथपुरम और आरके पुरम। अगर आपको आपकी तैयारी सुदृढ़ तरीके से करनी है, क्या कहा मैंने? अगर आपको आपकी तैयारी सुदृढ़ तरीके से करनी है तो आप आयरन कोचिंग के साथ जरूर जुड़ना। यहां हम आपको आपकी सफलता की गारंटी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत धारा। देखिए बच्चों, मुझे पता है कि आप सबके बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और ये जो हमारा बैच स्टार्ट है वो 10th वाला स्टार्ट है। तो आप सब बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये लास्ट टाइम है, तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, क्योंकि हम कोटा के अंदर पढ़ा रहे हैं तो मैं जानता हूं कि यहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन करना। जैसे कि कोटा के अंदर अगर मैं बात करूं तो पवित्रम लाइब्रेरी, बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरियां हैं जो कि आपके भविष्य को सुदृढ़ बना सकती है। तो लास्ट के 1 महीने आप लाइब्रेरी जाएं और वहां ऑनलाइन क्लास का आनंद लें। साथ ही साथ अगर आप कहेंगे तो मैं जितने भी अपने फिजिक्स के टॉपिक हैं उन सब की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दूंगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने का अर्थ यह है कि आप से, जैसे कि हमने 50 क्वेश्चन करे तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिससे कि क्लास का रिवीजन भी होगा और साथ में आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे थे विद्युत धारा टॉपिक की। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में एक बार रिवीजन करते, देखना ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखना कि अगर हमारा आवेश रुका हुआ है तो उसको हमने अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसे हमने आवेश नाम दिया था। ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन गतिशील है, आवेश बह रहा है, तो इसे हमने धारा नाम दिया था। हमने कहा था कि हमारे आवेश को बहाने का काम कौन करती है? विद्युत, मतलब विभवांतर। विद्युत विभवांतर हमारे आवेश को बहाने का काम करता है। जैसे कि सेल हो गई, बैटरी होगी, ये हमारे आवेश को बहाने के काम करते हैं। उसके अलावा हमारे आवेश को रोकने का काम कौन करता है? प्रतिरोध। फिर हमने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े कि प्रतिरोध तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भर करता है। लेकिन मुझे एक ऐसे भौतिक राशि की आवश्यकता है जो कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर ना करे। तो वो भौतिक राशि हमारे पास प्रतिरोधकता निकल के आई थी। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि R बराबर रोले। क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों? R बराबर रोले, रो L बटा A। फिर हमने इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करे थे। फिर हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों पढ़ा? कि अगर हमारे घर पर दो चालक तार ऐसे हैं जिनके प्रतिरोध 2 ओम है, एक का 2 ओम। अब इन 2 ओम को मिलाकर हम 4 ओम बनाना चाहते हैं, इन 2 ओम को मिलाकर हम 1 ओम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उनका संयोजन करेंगे। तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, हमने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा। उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, और आज का टॉपिक है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। आज का टॉपिक क्या है बच्चों? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। चलो टॉपिक को ही पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या? जो आवेश का प्रवाह होता है या आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा तो हम समझ में आ गया ना हमें। जैसे कि विद्युत धारा ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो अपना ट्यूबलाइट जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो अपना एसी चलेगा। तो वो विद्युत धारा। अब इस विद्युत धारा के हमें ऊष्मीय प्रभाव के बारे में चर्चा करनी है बच्चों। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में चर्चा करनी है। जैसे कि मैं आपसे एक बात करता हूं, सुनो। आप क्या करना, अपने घर का पंखा चलाना, आप उसे विद्युत धारा दोगे। विद्युत धारा दोगे तो वो पंखा क्या करेगा? वो पंखा घूमेगा। लेकिन बच्चों, जब आप 1 घंटा या 2 घंटा उस पंखे को चलाओ और उसके बाद उस पंखे को टच करो तो आपको महसूस होगा कि भैया वो पंखा गर्म हो चुका है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा ऐसा करते हैं, आप अपने घर में 100 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, जो भी बल्ब हो उसे जलाना। 1 या 2 घंटे जलाने के बाद उस बल्ब को स्पर्श करना, आपको लगेगा कि उस बल्ब में गर्मी है, वो बल्ब गर्म हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हम जितनी भी विद्युत धारा उसे दे रहे हैं
विद्युत धारा कहने का अर्थ है हम जितनी भी उसे विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों? विद्युत ऊर्जा। हमारी जो विद्युत है वो ऊर्जा के रूप में होती है बच्चों। किस रूप में होती है? ऊर्जा के रूप में। तो आप विद्युत धारा दे रहे हो मतलब विद्युत ऊर्जा दे रहे हो। तो विद्युत ऊर्जा क्या काम कर रही है? वो विद्युत ऊर्जा एक तो पंखे को घुमा रही है, वो विद्युत ऊर्जा ट्यूबलाइट को जला रही है, वो विद्युत ऊर्जा एसी को चला रही है, वो विद्युत ऊर्जा टीवी को चला रही है। यही तो काम कर रही है ना विद्युत ऊर्जा। आपको विद्युत धारा चाहिए क्यों? कि आपको विद्युत धारा इसलिए चाहिए कि आपको गर्मी लगे, आप पंखा ऑन करो, आपकी गर्मी खत्म हो जाए। मतलब आप चाहते हैं कि विद्युत ऊर्जा आपको कोई काम करके दे दे ताकि आपका जो जीवन हो वो सुविधाजनक हो जाए। तो आपने क्या किया? आप पंखे को विद्युत ऊर्जा दे रहे हो। किस रूप में? विद्युत धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा दे रहे हो। और इस विद्युत ऊर्जा ने क्या काम किया? पंखे को घुमा दिया। वो तो पंखा करेगा ही ना, पंखे को घुमा दिया, साथ में उसने पंखे को गर्म भी किया बच्चों। सही बात है। ट्यूबलाइट को जैसे ही आपने विद्युत ऊर्जा दी तो ट्यूबलाइट ने क्या किया? ट्यूबलाइट जली, आपको रोशनी मिली, लेकिन साथ में ट्यूबलाइट गर्म भी हो गई। टीवी चलाते हो आप तो टीवी को 1 या 2 घंटे चलाने के बाद आप देखना टीवी भी गर्म हो जाती है। तो आपने क्या किया? टीवी को चलाने के टीवी में जो दृश्य देखने थे वो हमने देखे, उसके बाद वो टीवी क्या हो गई? गर्म हो गई। मतलब हमने जो विद्युत ऊर्जा दी वो 2 चीजों में कन्वर्ट हो रही है। एक तो वो हमें काम करके दे रही है और साथ में वो हमें गर्मी भी दे रही है। इसीलिए ये टॉपिक है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है या जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है बच्चों। आगे बात समझ में? मतलब जो विद्युत धारा थी वो गर्मी पैदा कर दी, उसने ऊष्मा में उसे बदल दिया। इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमने बात की कि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अब आप कहोगे कि सर कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल, अब आप बोल रहे हो ऊष्मा का मात्रक भी जूल, ऐसा क्यों? सुनना ध्यान से, एक एक बात को अच्छे से समझना। मैं ऐसे बोल रहा हूं आपसे, सुनना ध्यान से। क्या कह रहा हूं कि कार्य क्या होता है, सुनना पहले। तो जब भी हम किसी भी वस्तु को ऊर्जा देंगे, जैसे कि मैं हूं, अब मैं क्या करूंगा? मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं शाम को जाके दौड़ लगा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं। उस काम को करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। या हम कह सकते हैं कि जितनी मेरे पास ऊर्जा होगी वही तो कार्य में कन्वर्ट होगी ना बच्चों। सही बात है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी ऊर्जा होती है हम उतना ही काम कर पाते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि हम जितना कार्य करते हैं वो हमारी ऊर्जा पर डिपेंड करता है। मतलब ऊर्जा और कार्य एक ही है। मतलब हम ऊर्जा को कार्य के बराबर लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? हम ऊर्जा को कार्य के बराबर लिख सकते हैं। अब ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो गया? जूल। और ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। अब आपको एक और बात बताऊं, जो ऊर्जा है, आप सभी ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। आप सभी ने किसका नियम पढ़ा होगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, हम उसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण करते हैं। क्या कहा? दोबारा समझना। ऊर्जा ना तो बनती है ना ही नष्ट होती है, बल्कि ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होती है। अगर हम बात करें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी चालक तार को विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। सही बात है। और यही विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है? ऊष्मीय ऊर्जा में। मतलब विद्युत भी एक ऊर्जा का पार्ट है और ऊष्मा भी एक ऊर्जा का पार्ट है। समझना, कोशिश करना समझने की। क्या कह रहे कि हमने किसी भी पंखे को विद्युत ऊर्जा दी तो वो गर्म हो गया, मतलब वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। साथ में वो पंखा चला भी तो और चलेगा तो चलने वाले पंखे के पास जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उसके पास एक ऊर्जा होती है जिसे हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जब भी कोई भी वस्तु गति करती, जैसे कि पंखा चल रहा है, जैसे कि मैं दौड़ रहा हूं, जैसे कि नदी बह रही है, तो ये सब जो भी गति करेंगे तो उनके पास कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। मतलब जो विद्युत ऊर्जा थी वो 2 चीजों में कन्वर्ट होगी। जैसे ही हमने पंखे को विद्युत ऊर्जा दी तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई और वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई।
तो आई बात समझ में, मतलब हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और मुझे बताओ ऊष्मीय ऊर्जा भी तो एक ऊर्जा ही है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, इसलिए ऊष्मा का ऐसा मात्रक हो गया जूल। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को समझते हैं आगे, सुनना ध्यान से। अब इसी को देखते हुए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जूल। आपने जो मात्रक पढ़ा भी जूल, वो एक वैज्ञानिक के नाम पर है, और उनका नाम भी क्या है? जूल। अब सुनना ध्यान से एक एक बात। जूल ने क्या कहा? जूल ने एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। क्या बोलते हैं उसे? जूल का तापन नियम। ध्यान से समझना जूल के तापन नियम को। जूल ने क्या कहा? मुझे एक बात बताओ, आप खुद बताओ कि मेरे हाथ में ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूं? इसे मैं विद्युत ऊर्जा दे रहा हूं। कौन सी ऊर्जा दे रहा हूं? विद्युत ऊर्जा दे रहा हूं। समझना विद्युत ऊर्जा क्या है। आप सब जानते हो कि विभव क्या होता है? विभव V। विभव क्या होता है? V होता है एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये विभव होता है। अगर यहां से मैं कार्य का फॉर्मूला निकालूं, W का मान निकालूं, तो क्या होगा? V गुणा Q। अरे हाँ या ना बोलो यार बच्चों यार। W बराबर क्या हो गया? V गुणा Q। कैसे होगा? ये Q इधर भाग में था, इधर गया तो गुणा में। और मुझे बताओ, ये जो किया गया कार्य है, जो कार्य किया जाता है वही तो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अर्थात इस कार्य को मैं H के बराबर मानता हूं। H क्या है? H है ऊष्मीय ऊर्जा। H क्या होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। तो H बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आया? QV। H बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आया बच्चों? QV। ये बात समझ में? बोलो यार बच्चों, ये बात समझ में है कि नहीं? तो H बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आया? QV। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब ने क्या कहा? हमने कहा कि अगर हम एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो उसमें हमें कितना कार्य करना पड़ा? V बराबर W/Q। हमने कहा ये कार्य बराबर हमने निकाला V × Q, और किया गया कार्य ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऊष्मा में, इसलिए H बराबर क्या आ गया? QV। फॉर्मूला याद रखना बच्चों, H बराबर QV का। अब हम बात करते हैं कि हमें जूल ने एक नियम दिया जिसे हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। हमें जूल ने एक नियम दिया जिसको क्या बोलते हैं? जूल का तापन नियम। ये नियम क्या कहता है? एक एक शब्द को समझते हुए चलना। जैसे कि मैंने कहा ये मेरे पास चालक तार है, मुझे एक बात बताओ, इसे मैं 2 एम्पियर धारा दे रहा हूं, इस चालक तार को मैं 10 एम्पियर धारा दे रहा हूं, इस चालक तार को मैं 50 एम्पियर धारा दे रहा हूं। मुझे बताओ गर्म कब होगा? तो मैंने ये कहूंगा ना कि इसको जितनी ज्यादा धारा दी जाएगी ये उतना ज्यादा गर्म होगा, हाँ या ना। हमने कहा कि इसे जितनी ज्यादा धारा में दूंगा, इसे जितनी ज्यादा में धारा दूंगा ये उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। मतलब हम कह रहे हैं कि धारा का मान बढ़ने पर गर्मी भी बढ़ रही है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ रही है। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा और धारा में समानुपाती का संबंध होगा कि नहीं होगा? सही बात है कि नहीं? हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना। क्यों बोल यार? क्यों? क्योंकि हमने बात करी हुई समानुपाती की, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी ना, तो हाँ या ना। तो मतलब हमने कहा कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो ऊष्मीय ऊर्जा भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा धारा उतनी ज्यादा ऊष्मा। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? धारा के वर्ग के। डन। अब हम आगे बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि प्रतिरोध क्या करता है? सोचना, एक आपको एक इमेजिन करनी है, एक चीज इमेजिन करनी है। क्या इमेजिन करना है आपको? सुनना इधर, इधर ध्यान से। मुझे बताओ कि हमारे पास ये एक गेट ये है और हमारे पास एक गेट ये वाला है। मुझे एक बात बताओ कि यहां गेट है और इसमें से जाना है 50 व्यक्ति और इस गेट से भी जाने 50 व्यक्ति। तो मुझे बताओ कि इस गेट से अगर 50 व्यक्ति जाएंगे, छोटे से गेट से अगर 50 व्यक्ति जाएंगे तो धक्का मुक्की करते हुए जाएंगे, मतलब एक दूसरे से टकराते हुए जाएंगे। तो जितनी ज्यादा टकराहट होगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी, हाँ या ना बोलो? सही बात है। लेकिन यहां से आसानी से जाएंगे तो इतनी ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होगी। मतलब हम कह रहे हैं अगर धारा को रोकने वाले ज्यादा होंगे तो गर्मी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि ये चालक तार है, हम कह रहे हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध हैं। अगर यहां से धारा बह रही है, जैसे कि मैंने कहा यहां से धारा बह रही है, तो इसे रोकने वाले 4 है। अगला चालक तार है, जैसे कि ये वाला चालक तार है और इसमें रोकने वालों की संख्या 50 है। कितनी है? 50। मतलब इसका प्रतिरोध ज्यादा है, रोकने वालों की संख्या ज्यादा, मतलब धारा को रोकने वाला प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध का मान इसमें ज्यादा है। तो इसमें प्रतिरोध ज्यादा है तो इसमें धारा आएगी तो बेचारी धारा को टकराते हुए जाना पड़ेगा ना,
ज्यादा लोगों से बचते हुए जाना पड़ेगा तो उसके अंदर गर्मी ज्यादा पैदा होगी। मतलब हम कह रहे हैं कि गर्मी किस पर निर्भर करती है, धारा का मान बढ़ा देंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, और रोकने वालों की संख्या मतलब प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। मतलब हम कह रहे हैं कि जो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा है वो प्रतिरोध की भी क्या होती है, समानुपाती। देन अब हमारे पास घर पे 2 बल्ब है, एक बल्ब को हम जलाते हैं 1 घंटा, एक बल्ब को जलाते हैं हम 5 घंटे। मुझे एक बात बताओ कि कौन सा बल्ब, सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, कौन सा बल्ब ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। तो आप बोल दो कि सर 5 घंटे चलने वाला करेगा, ये तो सिंपल सी बात है, आप भी क्या मैडम से सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो। जो ज्यादा समय तक चलेगा वो ज्यादा गर्मी पैदा करेगा, सही बात है कि नहीं है, सही बात है। तो हम बात करेंगे कि हम क्या कह रहे हैं कि अगर ज्यादा समय के लिए हम धारा को बहाते हैं, ज्यादा समय के लिए हम धारा को बहाते हैं तो ज्यादा गर्मी पैदा होगी। मतलब हमारी जो ऊष्मीय ऊर्जा है, धारा का मान बढ़ाने पर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर भी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, और समय बढ़ाने पर भी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब ये H इन सब चीजों पर निर्भर कर रहा है, अर्थात हमारा जो H है वो किसके बराबर होगा, I² RT। भैया बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यार, हाँ या ना बोल यार। H बराबर क्या आ गया, I² RT। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा धारा के वर्ग के समानुपाती है, ऊष्मीय ऊर्जा प्रतिरोध के समानुपाती है, ऊष्मीय ऊर्जा किसके, समय के भी समानुपाती है। अब इसको समझते हैं अच्छे से। तो यह है जूल का तापन नियम। क्या है, विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा कितनी बातों पर निर्भर करती है, 3 बातों पर। मैं आपसे साफ साफ कहूंगा बच्चों कि नोट्स बनाते हुए चलना, ये इतने अच्छे नोट्स है कि आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। तो आपको नोट्स के साथ आपको क्लासें भी मिल रही है, मतलब आपको पूरा कंटेंट फ्री में मिल रहा है। तो इधर देखना मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी निश्चित समय t में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा का परिमाप, मतलब ऊष्मा का जो परिमाप है H, वो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती है। समझा कि नहीं समझा, हमने पहले ही समझ लिया वाली बात। किसी निश्चित प्रबलता की विद्युत धारा I द्वारा निश्चित समय t में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाप, जो ऊष्मा का परिमाप है वो चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती है। मतलब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऊष्मा का जो परिमाप है वो चालक तार के प्रतिरोध के समानुपाती है, ऊष्मा का जो परिमाप है वो प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती है। मतलब हम कह रहे हैं कि जो H है वो किसके समानुपाती है, प्रतिरोध के समानुपाती है। क्या हमने देखा कि नहीं देखा ये वाली बात। मुझे बताओ, किसी निश्चित समय में प्रबलता विद्युत धाराएं भिन्न भिन्न समय तक प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का परिमाप, किसका, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाप धारा प्रवाह के समय t के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, H जो है वो किसके समानुपाती है, t के समानुपाती है। कोई बात वाली ऊपर लिखता हूं थोड़ा कि जो H है हमारा वो किसके समानुपाती है, t के समानुपाती है। मतलब H I² के समानुपाती, H R के समानुपाती, H t के समानुपाती। और जैसे ही हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा जो H है वो उसका मान क्या निकल के आता है, I² RT। आई बात समझ में यार बच्चों, हाँ या ना बोल यार, बात समझ में आएगी। मतलब ये है कि जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, H बराबर I² RT। डन। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना। अब आप कहोगे मुझसे कि सर ये आपने इतनी सारी बकवास करी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा, अरे काम क्या आता है सर ये तो बता दो हमें, हमारे क्या काम आ रहा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब समझना ध्यान से, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, चलो इसी पे बात करते, इसी पे बात करते। इसकी कुछ चीजें मिटा देते अपन, समाप्त करते हैं भैया। नहीं लिखा हो तो भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं चीजों को, क्या समझ रहे हैं हम मुझसे पूछोगे कि सर ये आपने H बराबर I² RT, मतलब आपने ये फॉर्मूला तो बना दिया कि ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अब ये काम क्या आता है, सुनना ध्यान से। जैसे कि आपके घरों में मैं कुछ उपकरणों के नाम लिख रहा हूं, उपकरण जानते हो भैया, जो आप घरों में यूज करते हो उपकरण, उनके कुछ उपकरणों के नाम लिखता हूं, सुनना। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने विद्युत इस्त्री के बारे में सुना, अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सी इस्त्री आ गई, विद्युत इस्त्री, इस्त्री फिर कल आना, वो वाली इस्त्री नहीं बेटाएगा। विद्युत इस्त्री मतलब आपके घरों में प्रेस होगी ना, कपड़े प्रेस करने वाली प्रेस, उसकी बात करते हैं। वो प्रेस बनाई जाती है किस वजह से, वो प्रेस बनाई जाती है भैया ऊष्मीय, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को देखते हुए। जैसे कि आपके घरों में विद्युत फ्यूज लग रहा होगा, अब आप बोलोगे कि सर कौन सा विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज, आपको पता है
जब अभी तो सब घरों में एमसीबी लगी होती है कि जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आते हैं तो एमसीबी डाउन या अप हो जाती है, जानते हो, ज्यादा वोल्टेज आएगा तो एमसीबी गिर जाती है और आपके घर के सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। पुराने जमाने में विद्युत फ्यूज आया करते थे बच्चों, पुराने जमाने में क्या आया करते थे, विद्युत फ्यूज आया करते थे। फ्यूज क्या करता है, सुनना, ये जो फ्यूज वायर है ना, ये किसी एक ऐसे चालक तार का बना होता है। किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूज वायर की। फ्यूज वायर ऐसे चालक तार का बना होता है जो कि नियत उष्मा को ही सहन कर पाता है, नियत उष्मा को ही क्या कर पाता है, सहन कर पाता है। जैसे कि सुनना, आप सब जानते हो कि अगर मैं आपके घरों की बात करूं तो आपके घरों पर 220 वोल्ट का तो विभवांतर आता है। मतलब आपके घरों में जो बिजली आती है ना, जिसका विभवांतर कितना होता है, 220 वोल्ट। कितना होता है, 220, है ना। तो आपके घरों में इतना विभवांतर वाली बिजली आती है। अब हम ऐसे फ्यूज वायर बनाएंगे, हम ऐसा फ्यूज वायर बनाएंगे। फ्यूज वायर क्या करता है, जो नियत उष्मा को, तो हम क्या ऐसा फ्यूज वायर बनाएंगे जो कि क्या करेगा कि जैसे ही 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज हो जाए तो ये फ्यूज वायर क्या करे, उसे सहन नहीं कर पाए और टूट जाए। अब हमने क्या बनाया, जैसे कि सुनो, हमने घर में क्या किया, विद्युत फ्यूज वायर बनाया। और मतलब विद्युत फ्यूज होता है पहले से बना बनाया आता है, जिसमें हम एक कॉपर का वायर लगाते हैं। वो कॉपर का वायर इसलिए लगाते हैं कि उसके आर पार धारा भेज सके। अब वो कॉपर का वायर हम इस हिसाब से लगाते हैं कि अगर घर में 220 वोल्ट से ज्यादा बिजली आई तो मुझे बताओ वो कॉपर का वायर क्या हो जाएगा। हम जानते हैं H बराबर आई स्क्वायर आर टी से, कि उसमें विद्युत ऊर्जा बहेगी तो उसको उष्मा मिलेगी, और उष्मा धारा बढ़ने से बढ़ जाती है। विभवांतर क्या होगा, बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। तो जैसे हमारा विभवांतर बढ़ा और हमारी धारा बढ़ी, मतलब वो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्म हो जाएगा वो टूट कर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो सहन ही नहीं कर पाता, केवल वो नियत उष्मा को ही सहन कर पाता है। और इससे क्या फायदा हुआ, इससे यह फायदा हुआ कि हमारे घरों के जितने भी उपकरण है, जैसे कि एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह, जितनी भी चीजें हमारी जुड़ी हुई है वो सब बच जाएगी, क्योंकि विद्युत फ्यूज वहां से टूट गया, वायर टूट गया और आगे अब धारा नहीं बह रही। आई बात समझ में। तो विद्युत फ्यूज, विद्युत प्रेस में कैसे, जैसे कि सुनो, हम जानते हैं कि हम जो भी प्रेस होती है हमारे, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, धारा देते हैं। जैसे हम धारा देंगे तो उसमें हम प्रतिरोध का मान हम इतना उच्च रख देंगे, प्रतिरोध उच्च रख देंगे, धारा को हम ज्यादा दे देंगे, है ना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम उसे ज्यादा समय के लिए देंगे, जिससे कि क्या होगा, वो ऊष्मीय ऊर्जा कन्वर्ट, मतलब जो विद्युत ऊर्जा थी वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगी, और वो उसी ऊष्मा से हम प्रेस कर लेते हैं कपड़ों के। हाँ या ना भाई, सही बात है। ऐसे विद्युत टोस्टर आ गए। विद्युत टोस्टरों में भी हम क्या करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं विद्युत टोस्टर में। बच्चों टेंशन मत लेना, आगे भी इस बारे में बात करेंगे। विद्युत टोस्टर में भी हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम समझ में है ना, ऊर्जा का जो हमारा ये नियम है, उस ऊर्जा का जो ऊष्मीय प्रभाव है वो किन किन चीज, किस किस पर निर्भर करता है, क्यों हमने बनाया। अब आगे बात करते हैं, सुनना, विद्युत शक्ति के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों आपको विद्युत शक्ति को समझना है तो आपको 3 शब्द समझने होंगे जरूरी, आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। बहुत ही प्यार से समझना। कार्य और ऊर्जा को हम समझ चुके हैं, कार्य और ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, कार्य और ऊर्जा को हम समझ चुके हैं। क्या समझा, कि हमारे पास जितनी ऊर्जा होगी हम उतना ही क्या कर पाएंगे, कार्य कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। हम कितना कार्य कर पा रहे हैं ये किस पर डिपेंड करता है, हमारी ऊर्जा पर डिपेंड करता है। मतलब हमारा कार्य और ऊर्जा तो आपस में बराबर है, दोनों का मात्रक है जूल। अब हम बात करते हैं कि शक्ति क्या होती है। अगर आपको शक्ति को समझना है तो एक एग्जाम्पल को समझना, आप जीवन भर शक्ति को कभी नहीं भूलोगे। सुनना, क्या मैं बात करता हूं कि 2 पेड़ बनाता हूं, मैं क्या बनाता हूं, 2 पेड़। जैसे कि ये एक पेड़ है, आपको क्या लगता है कि दोनों पेड़ों को मुझे ग्रीन कलर से बनाना चाहिए, नहीं बनाओ, मेरी इच्छा भैया। एक पेड़ को लाल से बनाया, एक पेड़ को ग्रीन से बनाया, मेरी इच्छा। अब आप बोल दो कि सर ये तो ग्रीन कलर है ही नहीं, नहीं ये तो नहीं है भाई साहब, मेरी इच्छा, मैं कैसे भी करूं। अब हम कर रहे हैं कि हमने 2 पेड़ बनाए, है ना। अब 2 व्यक्ति है, दोनों पेड़ों की साइज सेम है, दोनों पेड़ों की ऊंचाई भी समान है, सब कुछ समान है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का नाम था चिंकू और एक व्यक्ति था मिंकू। अब ये चिंकू और मिंकू में एक रेस छिड़ जाती है। किस बात की रेस चढ़ जाती है, कि दोनों में से सबसे पहले पेड़ पर कौन चढ़ता है। क्या रेस चढ़ जाती है, दोनों में से सबसे पहले पेड़ पर कौन चढ़ता है, इस वाली बात की रेस लग जाती है। किस में लग जाती है, चिंकू और मिंकू में। दोनों को 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना है, इसको भी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों पेड़ सेम है, दोनों पेड़ कैसे सेम, इसको भी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है।
चिंकू जो है वो 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने में 50 जूल का काम करता है। कितना काम करता है? 50 जूल का काम करता है। मिंकू जो है ये भी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने में 50 जूल का ही काम करता है। दोनों समान काम कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि चिंकू पेड़ पर चढ़ने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाता है। मिंकू भी पेड़ पर चढ़ने के लिए 10 मीटर नहीं, इसको अपन कर लेते हैं, एक मिनट समझना। हाँ, हमने कहा कि जो है हम बात करें कि चिंकू पेड़ पर चढ़ने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाता है। कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। मिंकू भी पेड़ पर चढ़ने के लिए कितने न्यूटन का बल लगाता है? 5 न्यूटन का। भैया समझना, दोनों का पेड़ समान है, चिंकू का भी मिंकू का भी, दोनों का पेड़ समान है। इसे भी 10 मीटर तक जाना है, इसे भी 10 मीटर की ऊंचाई तक चढ़नी है। ये भी 50 जूल का कार्य कर रहा है, ये भी 50 जूल का कार्य कर रहा है। ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 5 न्यूटन का बल लगा रहा है। बस अंतर यह है कि जो चिंकू है वो 10 सेकंड में पेड़ पर चढ़ता है। कितने सेकंड में बच्चों? 10 सेकंड में। और जो मिंकू है वो बेचारा 15 सेकंड में पेड़ पर चढ़ता है। कितने सेकंड में पेड़ पर चढ़ता है? 15 सेकंड में। अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ किसकी शक्ति ज्यादा है? मैंने आपसे क्या बोला कि बताओ किसकी शक्ति ज्यादा है, तो आप बोल दोगे ना सर कौन सी बात है कि जो हमारा चिंकू है, कौन है हमारा चिंकू, वो 10 सेकंड में ही पेड़ पर चढ़ रहा है, लेकिन मिंकू 15 सेकंड में, तो ये जल्दी पेड़ पर चढ़ रहा है। इसलिए किसकी शक्ति ज्यादा है? चिंकू की शक्ति ज्यादा है। मतलब हमारी जो विद्युत शक्ति है वो समय पर निर्भर करती है बच्चों। कुछ समझ में आया? मतलब हम कहेंगे कि समय अगर कम होगा तो हमारी शक्ति क्या होगी? ज्यादा। देखो, समय 10 सेकंड था तो शक्ति ज्यादा थी, समय 15 सेकंड था तो शक्ति कम थी ना। आप, मैंने दोनों में पूछा कि किसकी शक्ति ज्यादा है, तो आपने बोल दिया चिंकू की शक्ति ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जल्दी चढ़ गया। जल्दी चढ़ गया मतलब समय कम था, समय कम था मतलब शक्ति ज्यादा, समय ज्यादा मतलब शक्ति कम। मतलब शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति को हम लिखते हैं भैया, विद्युत शक्ति को हम लिखते हैं पी से। विद्युत शक्ति को हम किससे लिखते हैं? पी से। पी और समय के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। हाँ या ना बोलो यार बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? एक राशि बढ़ रही है मतलब समय कम हो रहा है तो शक्ति बढ़ रही है, समय ज्यादा हो रहा है तो शक्ति घट रही है, समय बढ़ रहा है तो शक्ति कम हो रही है, समय कम हो रहा है तो शक्ति ज्यादा हो रही है। बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अब हम इससे परिभाषा क्या है कि भैया ये शक्ति किस बात की, तो हम कितना जल्दी कार्य कर रहे हैं। ये वाला कार्य हमने 10 सेकंड में कर दिया, ये वाला कार्य हमने 15 सेकंड में किया, तो शक्ति किसकी ज्यादा? कार्य करने की ही तो बात कर रहे हैं हम। तो हम बात करते हैं किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के वेग की दर। अब आप बोलोगे कि इसको हम समझते हैं, सुनना। शक्ति को अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बात करूं, सुनना ध्यान से, एक एक बात को, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। इधर देखो, हमने कहा कार्य करने की दर। हमने क्या परिभाषा बोली? कार्य करने की दर। और इस कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? इस कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। मतलब हम कितनी ऊर्जा कितने सेकंड में खर्च कर रहे हैं, कार्य करने की दर। मतलब P बराबर, मैंने आपसे कहा था कि जहां भी की दर शब्द आ जाए, बटा लगा के क्या लगा देना है? समय लगा देना है। बटा लगा के क्या लगा देना है? समय। और क्या करने की दर? कार्य करने की दर। मतलब कार्य बटा समय बराबर क्या होती है? शक्ति। इस बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना कि कार्य बराबर होती है। अब सुनो, अब हम विद्युत शक्ति देख रहे हैं, किसकी? विद्युत की। हम किसकी शक्ति देख रहे हैं बच्चों? विद्युत की शक्ति देख रहे हैं। तो हम जो परिभाषा पढ़ेंगे वो विद्युत के बारे में ही पढ़ेंगे। और शक्ति, और मुझे एक बात बताओ, इधर देखना, सुनना ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं शक्ति की, तो मुझे एक बात बताना ध्यान से, एक एक चीज को समझते हुए, कि शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं हम? विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं। तो विद्युत शक्ति क्या होगी? विद्युत शक्ति होगी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, मुझे बताओ ऊर्जा, सोचना, ऊर्जा और कार्य बराबर होता है कि विद्युत ऊर्जा के वे की, मतलब खर्च होने की दर को ही हम क्या बोलते हैं? की दर। की दर का मतलब होता है बटा लगा के समय। और कार्य को हम किससे डिनोट करते हैं? हम ऊर्जा से डिनोट करते हैं भैया। किससे डिनोट करते हैं? ऊर्जा से। तो की दर मतलब बटा समय, और ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा के वे की दर को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, मतलब विद्युत ऊर्जा कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च हुई, वही उसकी क्या होगी? शक्ति। कितने समय में कितनी ऊर्जा खर्च हुई, यही उसकी क्या होगी? शक्ति। अब हम आगे का टॉपिक समझते हैं। इधर देखना, थोड़ा और इसको और डीपली समझते हैं। इधर देखो, सुनो, हमने कहा कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है
पी की जगह हम शक्ति लिखते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है, शक्ति को हम पावर बोलते हैं इसलिए हमने पी से डिनोट किया। शक्ति बराबर हो गया कार्य बटा समय। अब मुझे बताओ हम किसकी शक्ति निकाल रहे हैं, कार्य को हम लिखते हैं W से और समय को हम किससे लिखते हैं, T से। तो मुझे बताओ P बराबर क्या निकल के आया, W बटे T। अब एक एक बात को समझते हुए चलना बच्चों, सुनना ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि ये जो किया गया कार्य है यही तो किस में कन्वर्ट होता है, यही तो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। किया गया कार्य ही तो किस में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में। मतलब हम कार्य और ऊर्जा को बराबर मानते हैं ना। तो हम यहाँ पे P बराबर क्या ऊर्जा का एनर्जी यूज कर सकते हैं बच्चों, हाँ या ना यार, सही बात बोलो यार, क्योंकि हम कहीं भी W की जगह E लिख सकते हैं बच्चों। हम कितने, हमारे पास जितनी ऊर्जा होगी हम उतना ही कार्य कर पाएंगे। हम कितना कार्य कर पाएंगे, जितनी हमारे पास ऊर्जा होगी। सिंपल सी बात है, कार्य और ऊर्जा बराबर है तो हम यहाँ ऊर्जा यूज कर सकते हैं E। तो हम कह रहे हैं हमारे क्या है कि कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई, कितने समय में हुई, वही कहती है हमारी विद्युत शक्ति। तो ये बात समझ में। अब हम बात करते हैं शक्ति का मात्रक। किसकी बात करते हैं, शक्ति का मात्रक। लिखते हुए चलना बच्चों, शक्ति का मात्रक। इधर देखना। तो मुझे बताओ शक्ति P बराबर क्या है, W बटे T। तो W का मात्रक क्या है, जूल। समय का मात्रक क्या है, सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, शक्ति का मात्रक हो गया जूल बटे सेकंड, या इसे हम एक और नाम देते हैं और इसे हम बोलते हैं वाट। अब आपने ये नाम बहुत सुना होगा, जैसे कि 100 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, इसके बारे में आपने सुना होगा। मतलब वो 100 वाट, 10 वाट, 20 वाट क्या है, उस बल्ब की शक्ति है। जैसे कि आप कोई पंखा लाए, 240 वाट का पंखा लाए, तो वो पंखा क्या है, उसकी शक्ति है। मतलब ये जो वाट है उसे हम किससे मापते हैं, शक्ति को मापते हैं वाट में। किस में मापते हैं, वाट में। तो ये बात समझ में। लेकिन शक्ति का ये बहुत छोटा मात्रक होता है। कैसा होता है, बहुत छोटा मात्रक। और हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा मात्रक चाहिए थोड़ी जो ताकि व्यवहारिक रूप से काम आए। इसलिए हम इस बहुत छोटे मात्रक की जगह हम वाट की जगह क्या यूज करते, किलोवाट। क्या यूज करते, किलोवाट मात्रक यूज करते हैं। मतलब अगर हम व्यवहारिक जीवन की बात करें तो व्यवहारिक जीवन में शक्ति का किलोवाट मात्रक का उपयोग किया जाता है। और किलोवाट को हम लिखते हैं KW से। और 1 किलोवाट में, कितने किलोवाट में, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं बच्चों। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। उसी प्रकार 1 किलोवाट में 1000 वोट होंगे बच्चों। बात समझ में, बात समझ में। अब थोड़ा आगे बढ़ते, सुनना। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो टॉपिक है विद्युत ऊर्जा, जो कि आपको समझाना बहुत जरूरी है बच्चों। विद्युत ऊर्जा, सुनो ध्यान से। हमने अभी एक चीज पढ़ी है यहां से कि हम क्या करते हैं, हम P बराबर E बटा T, मतलब हम शक्ति जो है, क्या है बच्चों, शक्ति जो है, उस शक्ति को हम क्या लिखते हैं, ऊर्जा बटा समय। शक्ति को हम क्या लिखते हैं, ऊर्जा बटा समय। अरे शक्ति को कार्य बटा समय और ऊर्जा बटा समय दोनों लिख सकते हैं ना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। इस ऊर्जा को हम किसकी बात करें, हम विद्युत शक्ति की बात करें तो ऊर्जा भी हम कौन सी लेंगे, विद्युत ऊर्जा लेंगे। तो विद्युत ऊर्जा बटा समय क्या होगा, विद्युत ऊर्जा बटा समय शक्ति होगी। अब यहां से अगर मैं विद्युत ऊर्जा का मान निकालू, किसका मान निकालू बच्चों, विद्युत ऊर्जा का मान निकालू, विद्युत ऊर्जा का मान निकालू, तो मुझे तो विद्युत ऊर्जा का मान कितना निकल के आएगा, शक्ति गुणा समय। हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना बोल, सही बात है, शक्ति गुणा समय। ये विद्युत ऊर्जा का मान निकल गया। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए बच्चों। मतलब जो ऊर्जा है, अब कौन सी ऊर्जा, ऊर्जा को हम बोल देंगे E। जो विद्युत ऊर्जा E निकल के आए वो कितनी निकल के आए, P गुणा T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा, अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, विद्युत ऊर्जा के मात्रक की, तो समझना हम व्यवहारिक मात्रक ले रहे हैं। व्यवहारिक मात्रक मतलब बड़े मात्रक ले रहे हैं। तो शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट, और T का बड़ा मात्रक क्या होता है, हावर। दोनों के बड़े मात्रक ले लिए। वैसे T का हम सेकंड लेते हैं और इसका शक्ति का हम वाट लेते हैं, लेकिन हम बड़े मात्रक यूज कर रहे हैं। किलो शक्ति का तो क्या, किलोवाट, और समय का क्या, हावर। तो हमने विद्युत ऊर्जा जो ली वो किस में ली, किलोवाट हावर में। ये बात समझ में है कि नहीं है। और हम बच्चों 1 किलोवाट हावर को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। इसका नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा बच्चों। 1 किलोवाट हावर को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जैसे कि आपके घर में कितनी मतलब कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई,
उसको आप किस में मापते हो? किलोवाट आवर में। जैसे कि आपके 1 यूनिट बिल आया, 10 यूनिट बिल आया, 50 यूनिट बिल आया, 100 यूनिट बिल आया, तो उसे आप किस में मापते हो? किलोवाट आवर में। और ये कहां से आया, समझ में आया सबको? ये पूरी प्रोसेस समझ में आई? क्या कहा हमने? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य ऊर्जा के बराबर हम लिख सकते हैं। अब हम कौन सी शक्ति की बात करें? विद्युत शक्ति की बात करें तो हमारे पास ऊर्जा भी कौन सी लेंगे? विद्युत ऊर्जा। यहां से विद्युत ऊर्जा का मान निकाला, शक्ति इंटू समय। मैंने कहा कि शक्ति के दो मात्रक, एक तो वाट, और जब हम व्यवहारिक रूप से इसका मात्रक देखते हैं तो किलोवाट देखते हैं, तो शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट, समय का बड़ा मात्रक क्या हो गया? हावर। तो मुझे बताओ विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या निकल गया है? किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। आई कि नहीं है बात समझ में बच्चों? तो हम यही पढ़ने वाले, देखना ध्यान से। क्या है कि यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वोल्ट लिखा हो, मतलब क्या है? कोई भी बिजली का बल्ब है, उस पर क्या लिखा हुआ? 220 वोल्ट और 60 वोल्ट, मतलब शक्ति। ये वाट क्या है? शक्ति। और ये वोल्ट क्या है? विभवांतर। ये वोल्ट क्या है बच्चों? ये वोल्ट है विभवांतर। तो क्या कोई भी हमारा बिजली का बिल जिसमें 220 वोल्ट और 60 वोल्ट लिखा हो, तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वोल्ट शक्ति का उपयोग करेगा। बात समझ में? मतलब 220 वोल्ट विभवांतर पर वो कितनी शक्ति का प्रयोग करेगा? 60 वोल्ट शक्ति का। विद्युत ऊर्जा के घरेलू तथा व्यावसायिक उपयोग के पठन के लिए एक दूसरे मात्रक का उपयोग होता है जिसे हम किलोवाट कहते हैं, मैंने कहा ही था। अब इस 1 किलो विद्युत, देखो काय का मात्रक है, हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा का, देखो देखो देखो, मतलब हमने कहा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है 1 किलोवाट, और इस 1 किलोवाट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? 1 यूनिट। 1 किलोवाट को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। 1 किलोवाट हावर को हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। अब आपसे एक क्वेश्चन आएगा कि 1 किलोवाट हावर को वाट सेकंड में बदल दो। 1 किलोवाट हावर को आपको किस में बदलना है? वाट सेकंड में बदलना है। चलो बदल दो, सिंपल सी बात है। तो एक अपनी जगह, अगर किलो की बात करें तो 1 किलोवाट में 1 किलो में कितने, 1 किलो में कितने होते हैं? 1 किलो में होते हैं 1000। तो 1 किलोवाट में हो गए 1000 वाट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद हावर की बात करें, हावर की बात करें तो 1 हावर में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 हावर में कितने सेकंड हो गए? 3600 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो मैं देता हूं 1000, 1 2 3 10 की घात 3 लिख दिया हमने, गुणा 60 इंटू 60 कितने हो गए? 3600 हो गए। ये वाट है, ये सेकंड है, तो हमने बोल दिया वाट सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ, ये 10 की घात 3, ये 1 और 2, 2 जीरो और है, मतलब कितनी जीरो होगी? 10 की घात 5 जीरो होगी, इंटू 36 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 1 किलो वाट में, 1 किलो वाट हावर में कितने वाट सेकंड होते हैं? 10 की घात 6 गुणा 3.6। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज कर दी आपने, यहाँ तो 10 की घात 5 था, 10 की घात 6 क्यों आ गया? सुनो बच्चों, मैंने 36 को लिख दिया 3.6 और इसको कर दिया मैंने 10 की घात 6, तो किसी को दिक्कत हो गया? अरे सुनो, यहाँ से 10 में लौटाएगा तो एक जीरो नीचे जाएगा, उस जीरो से यहाँ से एक जीरो कट जाएगा तो 10 की घात 5 ही तो होगा, यही वाली बात होगी। तो मुझे एक बात बताओ कि ये होता है 1 किलोवाट हावर में, 1 किलोवाट हावर में कितने वाट सेकंड होते हैं? तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 वाट सेकंड। वाट सेकंड। आई बात समझ में? याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा टॉपिक को समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग क्या है। तो हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली। सुनो क्या बात करी हमने बात करी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घरेलू उपकरण जैसे कि विद्युत हीटर, जानते हो आप, मतलब सर्दी में गर्मी उत्पन्न करने वाला। विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस, विद्युत इस्त्री का मतलब क्या हो गया? प्रेस। उसके अलावा टोस्टर हो गया, मैंने विद्युत टोस्टर के बारे में बताया। टोस्टर के नहीं पता? जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में, बड़े बड़े मकानों में एक विद्युत टोस्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम कोई ब्रेड डालते हैं और वो सिककर वापस ऊपर आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत टोस्टर। आदि में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का ही उपयोग होता है। इन उपकरणों में जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहते हैं। ये क्या बात कहा इसने? सुनना, जो भी आपके पास विद्युत उपकरण है उसके उपकरण में किसी ना किसी पार्ट में तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे कि कोई चालक तार है, जैसे कि हमने बहुत सारे तार उसमें जोड़ रखे हैं, उन तारों में हम क्या कर रहे हैं? उन तारों में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। उस धारा क्या करेगी? उस धारा की वजह से वो ऊष्मा, गर्मी उत्पन्न करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। उस अवयव को हम क्या बोलते हैं? तापन अवयव। क्या इन उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम तापन अवयव कहते हैं। तापन अवयव ऐसे पदार्थ है
ऐसे पदार्थ से बने होने चाहिए जिसकी प्रतिरोधकता, याद रखना बच्चों, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो और जिसका गलनांक अत्यधिक हो। जैसे कि मैं आपको बात करता हूं, सुनना, ये क्या है प्रतिरोधकता और गलनांक क्या है, सुनो। प्रतिरोधकता का अर्थ है प्रतिरोधकता ज्यादा है, मतलब उसको धारा को रोकने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो जब भी हम जैसे कि विद्युत इस्त्री बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेस गर्म हो। हम विद्युत हीटर चाहते हैं, हीटर बनाते हैं, तो हीटर से क्या चाहते हैं, हम हीटर से चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी दे। अब वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी कब देगा, जब H बराबर I²RT से उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा मतलब उसकी प्रतिरोधकता जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा बनाएगा, क्योंकि ये H क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा था। तो जितनी ज्यादा उसमें प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा में वो कन्वर्ट होगा, और जितनी ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा होगी उतना ज्यादा गर्म होगा। तो हमें यही तो चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा अच्छी बनाए, इसके लिए उसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। हाँ या ना बोलो। उसका गलनांक अत्यधिक उच्च हो। गलनांक क्या है, गलनांक क्या है, गलनांक क्या है, सुनो। वह ताप, गलनांक क्या है, एक शब्द है गलनांक, एक शब्द है क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, उस ताप को हम बोलते हैं गलनांक। एक टेम्परेचर पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ताप, तापीय पॉइंट है। उसी प्रकार क्वथनांक भी कौन सा पॉइंट है, क्वथनांक भी एक टेम्परेचर पॉइंट है, एक तापीय बिंदु है। तापीय बिंदु मतलब गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए। क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, गलनांक ज्यादा है मतलब हम ज्यादा ताप देंगे, मतलब हम क्या कह रहे हैं, गलनांक का पॉइंट, गलनांक क्या कर रहे हैं ज्यादा, गलनांक क्या कर रहे हैं कम। जैसे कि हमने विद्युत फ्यूज लगाया, उस विद्युत फ्यूज का गलनांक हम इस प्रकार सेट करते हैं कि 220 वोल्टेज आने पर वो पिघल जाए, मतलब वो द्रव में बदल जाए। तो ऐसा ताप जिसका गलनांक क्या हो, बहुत ज्यादा हो। बहुत ज्यादा गलनांक होगा तो उसे बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा ताकि वो पिघले। तो पिघलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे कि सुनो, जैसे कि विद्युत बल्ब है, आपके घरों में विद्युत बल्ब वगैरह लगे होंगे। अब वो विद्युत बल्ब क्या होते हैं, उस विद्युत बल्ब में एक वायर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं टंगस्टन। विद्युत बल्ब देखा होगा ना सबने, ये इस प्रकार का कोई विद्युत बल्ब होगा, वहां इसमें क्या है, एक टंगस्टन का वायर ऐसे निकला होता है। ये टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस है। कंफर्म नहीं है लेकिन एक बार कंफर्म करके बता दूंगा कि लगभग कितना है, 3800 डिग्री सेल्सियस। इतना टंगस्टन का मतलब अगर आप 3800 डिग्री सेल्सियस का ताप दोगे, जैसे कि अभी ये आपके घर का जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में, 40 डिग्री गर्मी में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस। हमारे राजस्थान, हमारे कोटा में तो फिर भी लगभग 45 के आसपास रहता है, लेकिन उसमें ही इतनी गर्मी लगती है। तो सोचो 3800 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होगा। इतना टेम्परेचर अगर आप किसी बल्ब के तंतु को दोगे, ये जो बल्ब का तंतु है, इस तंतु को दोगे तब जाके ये टूटेगा, मतलब इतनी गर्मी सहन कर सकता है। इसलिए विद्युत बल्ब का जो वायर है, विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ताकि आप उसे कितनी भी आप उसको ऊर्जा देते हो, विद्युत ऊर्जा, वो पिघलेगा नहीं। इसलिए तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐसे अवयव बनाने हैं तो मुझे बताओ, हम कोई भी हीटर बना रहे हैं और हीटर को हमने टेम्परेचर दिया, उसमें आप आकर वो गलने लग गया, तो मजा आएगा क्या, बोलो यार, वायर ही गल जाएगा। तो हम ऐसे वायर बनाते हैं, ऐसे तार बनाते हैं ताकि उनका गलनांक क्या हो, उच्च। इसलिए हम ऐसे अवयव में प्रतिरोधकता और गलनांक को क्या रखते हैं, उच्च रखते हैं। आई बात समझ में बच्चों। अब बात करते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा, जो हमने ऊष्मीय उपकरण देखे वो कौन कौन सा। एक तो विद्युत तापक में हम इसका उपयोग करते हैं कि विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ के आधार पर फैली रहती है। इस कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। वही वाली बात है बच्चों, सेम बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही वाली बात है जो हमने बात कर ली। इसके अलावा विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब है बच्चों, बल नहीं है, विद्युत बल्ब। बल्ब की हमने बात ही कर ली आपके अभी जस्ट, अपने बल्ब की बात करी कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन, टंगस्टन नहीं है बच्चों, ये टंगस्टन है, टंगस्टन। विद्युत बल्ब में जो वायर लगा होता है वो काय का लगा होता है, टंगस्टन का लगा होता है। कि पहले तार की एक छोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसमें तंतु या फिलामेंट, मतलब तंतु को हम फिलामेंट बोलते हैं। यह तंतु मोटे आधारी तारों द्वारा धातु के दो स्पर्शक बटनों, आपको ये कुछ याद नहीं रखा, बस आपको ये याद रखना है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन क्या करता है, टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, ताकि वो तंतु को हम कितना ही ताप दे दे वो पिघले ना। अगर हम विद्युत बल्ब में कॉपर वगैरह का वायर लगा देना ना बच्चों, तो थोड़ी ऊष्मा पाकर पिघल जाएगा, बल्ब खराब। इसलिए हम कौन सा वायर लगाते हैं, टंगस्टन का वायर लगाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा।
और सुरक्षा फ्यूज, फ्यूज के भी हमने पूरी तरीके से बात कर ली। ठीक है, तो आशा करता हूं आज आपको आज की क्लास भी समझ में आई होगी। ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अब इसके हम कल या फिर 1-2 क्लासों बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। आप कमेंट करना कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि हम उसे दोबारा अच्छे से पढ़ सकें, ताकि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो हम उन क्वेश्चनों को भी आसानी से ले सकें, उन चीज़ों को भी आसानी से ले सकें। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, जितने भी 10वीं के विद्यार्थी हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपनी तैयारी करना, सुदृढ़ तरीके से मजबूत करना। और 9th वाले बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप ऑफलाइन में कोटा आएं और आयरन क्लासेज को ज्वाइन करें। आपका भविष्य सुदृढ़ तरीके से हमारे हाथों में होगा और हम उसे सफल बनाएंगे। धन्यवाद।